Hi Bachapari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जो कि लिखा है अनीस जंग ने। और यहाँ पर वो बात करती हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चों के हिस्सों में चाइल्डहुड होता ही नहीं है। इट्स लाइक कुछ बच्चे जो होते हैं वो चाइल्डहुड से दूर रहते हैं और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कभी कभी उनके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्लॉइटेशन के हाथों वो अपना बचपन खो देते हैं। ऐसी ही कुछ स्टोरीज जो है वो उन्होंने द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के अंदर बताया है। और उन्हीं स्टोरीज में से दो स्टोरीज वो इस चैप्टर के अंदर हमारे साथ शेयर करती हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अनीस जंग ओपी कर दो। यू नो दैट दिस इज आवर रिचुअल। आपको हमेशा ऑथर ओपी करना होता है ताकि से हम ऑथर का नाम हमेशा याद रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो आपका चैप्टर है उसका पैराफ्रेज। सो आपको चैप्टर का प्रॉपर पैराफ्रेज यहाँ पर मिलने वाला है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठे। ये मेरी एनसीईआरटी है, इट लुक्स लाइक दिस। आई थॉट आई विल शेयर विथ यू। सो दिस इज माई एनसीईआरटी। व्हेन आई से माई एनसीईआरटी, इट्स एक्चुअली द बुक जिससे मैंने पढ़ा था। सो यस, तो इसी को मैं आज लेकर आई हूँ ताकि से मैं आपको पूरा आप एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाएं और आराम से पैराफ्रेज भी रीड करते रहें, एक्सप्लेनेशन सुनते रहें, और इसी की मदद से हम लोग करने वाले हैं चैप्टर। सबसे पहला पार्ट जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब ये जो कहानी है, ये कहानी है साहिब की। साहिब एक छोटा सा प्यारू सा बच्चा है जो कि रैग पिकिंग करता है, दैट मीन्स कचरा बीनता है। तो हमारी ऑथर जो कि नरेटर भी हैं वो उससे मिलती हैं। उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती है और उसी से कहीं ना कहीं वो एम्फसाइज करती हैं इस मैटर पे कि किस तरीके से कुछ बच्चे अपने बचपन को खो देते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जब वो पूछती हैं, व्हाई डू यू डू दिस? आखिरकार तुम ये क्यों करते हो? ये क्वेश्चन वो साहिब से पूछती हैं, जिसे वो हर रोज देखती हैं अपने घर के बाजू में। एक जो डस्ट बिन है उसके अंदर, कचरे के अंदर कुछ तो ढूंढते हुए, कुछ तो वो तलाश करता रहता है। और आज उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ ही लिया, आखिरकार तुम ये करते क्यों हो? साहिब जो कि यहाँ का नहीं है, वो हरे भरे ढाका से आया है। ढाका तो अब मानो जैसे कि उसके दूर दूर मेमोरीज के अंदर भी नहीं है। वो भूल चुका है ढाका को, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बट यस, उसका कह सकते हैं उसका बैकग्राउंड ढाका से है। ये चीज कहीं ना कहीं जब उससे पूछी जाती है या उससे हम लोग जानते हैं उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, आखिरकार वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता था, उसका परिवार कहाँ से था, तो वो बताता है कि वो ढाका से था और क्योंकि कुछ तूफान आ गए थे इसकी वजह से वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। ये तूफान एक्चुअल तूफान भी हो सकते हैं, ये तूफान पॉलिटिकल तूफान भी हो सकते हैं, जो हम लोगों को पता चलेगा आने वाले कुछ पार्ट्स। सो साहिब अब जवाब देता है। साहिब कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। वो कहता है मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। मैं कचरा इसीलिए बीनता हूं क्योंकि मेरे पास यही है करने के लिए और कुछ नहीं है। पोएट ऑथर बड़े ही आसानी से एकदम ऐसे एकदम बिना सोचे समझे कह देती है, अरे स्कूल जाना, स्कूल जाया करो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो तुम? वो मजाक के फॉर्म में ये कह देती है। वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि ये मजाक एक्चुअली उसके लिए एक सीरियस क्वेश्चन है। वो कहता है कि स्कूल में जाना तो चाहता हूं पर मेरे लोकेलिटी में कोई स्कूल है नहीं, मेरे लोकेलिटी में कोई स्कूल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई मैं स्कूल नहीं जा सकता। जब वो बनाएंगे तब मैं जरूर जाऊंगा। मजाक करके ऑथर कहती हैं कि अच्छा, अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे? खुश हो जाता है साहिब, कहता है हाँ, अगर आप स्कूल बनाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। ऐसे मजाक पता नहीं कितने लोग करते होंगे ना साहिब से। साहिब के लिए ये कुछ नया नहीं है। पता नहीं कितने लोग जो है उसे ऐसी उम्मीदें देते हैं, पर साहिब इन उम्मीदों पे भरोसा करता है। साहिब ऐसे उम्मीदों पे भरोसा बिल्कुल करता है और ऐसी उम्मीद पे उसने भरोसा जो है कर लिया। और थोड़े दिनों में वो भागकर आता है अनीस जंग के पास में और पूछता है, अरे आपका स्कूल तैयार है कि नहीं?
अनीस जंग एम्बैरेस फील करती है। अनीस जंग को लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कह दिया। अनीस जंग सोचती है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया इस बच्चे से जो प्रॉमिस वो पूरा कर ही नहीं सकती। पर ना जाने कितने ऐसे लोग साहिब से प्रॉमिस करते होंगे विद जीरो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग दोज प्रोमिसेस। वो इतने प्रोमिसेस करके जाते हैं, कोई इंटेंशन नहीं होती है उन प्रोमिसेस को कीप करने की, उन प्रोमिसेस को एक्चुअली फुलफिल करने की। बट साहिब इस उम्मीद पे जिंदा है, साहिब इस उम्मीद के साथ चलता है। बाद में हमें बताया जाता है कि इतने महीनों से अनीस जंग साहिब को नोटिस किए जा रही है, पर साहिब का नाम उन्हें नहीं पता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि साहिब का नाम साहिब आलम है, तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे अजीब फील करती हैं। उन्हें ये आयरनी बहुत ज्यादा कह सकते हैं वंडर के साथ में स्ट्रक करती है। वो सोचती हैं कि एक बच्चा जिसका नाम साहिब आलम है, बोले तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो बच्चा एक रैग पिकर है। हाँ, साहिब को भी अपने नाम के बारे में नहीं पता। अगर साहिब को अपने नाम के बारे में पता होता तो शायद साहिब को भी ये चीज जानने के लिए, ये चीज बिलीव करने के लिए बहुत मुश्किल होती कि वो उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब एक ऐसा बच्चा नहीं है। न जाने कितने सारे बच्चे हैं जो रैग पिकिंग करते हैं। ऑथर उन बच्चों को बोलती है कि एक आर्मी है मानो। इन लोगों का नाम मैं नहीं जानती हूँ, पर ये एकदम आर्मी जैसे हैं, बेयरफुट बॉयज की आर्मी। नंगे पांव घूमते रहते हैं। और ऑथर ने उन्हें कंपेयर किया है मॉर्निंग बर्ड्स के साथ में, सुबह की चिड़ियाओं के साथ में। सुबह सुबह जैसे चिड़ियां आ जाती है ना, और वैसे चीची 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 करती रहती है, और जैसे बहुत ही कड़ी धूप पड़ने लग जाती है दोपहर में, वो चली जाती हैं, सारे के सारे अपने नेस्ट में चले जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही है ये बच्चे। सुबह सुबह आ जाते हैं नंगे पांव, और जैसे ही धूप बहुत बढ़ने लग जाती है, सड़क बहुत गर्म हो जाती है, दोपहर में न जाने वो कहां चले जाते हैं। सो यहां पर ऑथर बोलती है, उन्हें कंपेयर करती है मॉर्निंग बर्ड्स के साथ में। फाइनली अभी वो इतने सारे बच्चों को देखती हैं बिना चप्पल के कि वो पूछती हैं उन्हीं उसी आर्मी में से किन्हीं बच्चों से, उन बच्चों से पूछती है, तो किसी एक बच्चे से पूछती है, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? चप्पल क्यों नहीं पहन रखी तुमने? अब यहां पर ये बच्चा रिप्लाई करता है कि मेरी मम्मा मुझे शेल्फ में से चप्पल उतार के देगी ही नहीं, इसके लिए मैंने चप्पल नहीं पहन रखी। दूसरा बच्चा कहता है, चल झूठा, झूठ बोल रहा है ये, इसकी मम्मी इसको चप्पल उतार के भी देगी ना तो भी नहीं पहनेगा ये। अब उसने खुद ने अलग अलग डिजाइन के शूज पहने होते हैं, दोनों अलग शूज हैं। और तीसरा बच्चा कहता है कि मैंने जीवन के अंदर चप्पल देखी नहीं है। वो कहता है मैंने जीवन के अंदर चप्पल नहीं देखी है, मैं तो प्रे करता हूं कि मुझे चप्पल मिले, मुझे शूज मिले। आज तक उसने शूज नहीं पहने। तो आप सोच रहे हो यहाँ पर 3 बच्चों के बारे में बताया हुआ है। एक बच्चा जो कि बोला जा रहा है कि उसकी मम्मी ने उन चप्पल को शेल्फ में एकदम जमा के रख दिया है, पर दूसरा उसका फ्रेंड कह रहा है कि अगर इसकी मम्मी इसको देगी भी तो ये नहीं पहनेगा। एक बच्चे ने अलग अलग शूज पहने हुए हैं, और जैसे ही यहाँ पे इस बात पे अनीस जंग पॉइंट करती है तो वो अपने पाँव को शफल करता है। और तीसरे बच्चे को ख्वाहिश है चप्पल की, पर वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरे कंट्री में इधर उधर घूमते हुए अनीस जंग कहती हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो कि बिना चप्पल्स के घूमते हैं। और सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिना चप्पल्स के घूमते हैं। लोग कहते हैं ये गरीबी नहीं है, ये ट्रेडिशन है। अनीस जंग सोचती हैं कि कहीं ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन तो नहीं, कहीं ये सिर्फ एक एक्सक्यूज तो नहीं, क्योंकि वो कहती हैं कि ये लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई पैसे की कमी नहीं है, ये तो ट्रेडिशन है नंगे पांव हमारा चलना, इसके लिए हम नंगे पांव घूमते हैं। अनीस जंग को ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन लगता है, एक्सप्लेन करने के लिए उनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को, कि वो ऐसी गरीबी में जी रहे हैं जो परपेचुअल है,
जो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसी स्टेट को, एंड दैट्स इट। उन्हें एक कहानी इसमें याद आ जाती है, और वो कहानी के अंदर बताती है, एक इंसान की कहानी बताती है जो यूडुपी से था, और वो बताती है कि ये कहानी के अंदर एज अ यंग बॉय, वो इंसान शेयर करता है इस कहानी को, और वो बताता है कि एज अ यंग बॉय वो स्कूल जाया करता था एक ओल्ड टेम्पल के पास में, जहां पे उसके पापा जो थे वो पुजारी थे। वो इस ओल्ड टेम्पल में थोड़ी देर रुकता और प्रे करता कि हे भगवान जी मुझे शूज दे दो। वो ऐसे प्रे करता। 30 साल बाद आज उसी मंदिर के अंदर, उसी टाउन के अंदर अनीस जंग गई है। जब वो उस टाउन को विजिट करती हैं, उस मंदिर को विजिट करती हैं, तो उस मंदिर को देखती हैं कि वो मंदिर तो एकदम खंडर हो चुका है। वो मंदिर एकदम इस स्टेट के अंदर है कि बस वो अब एकदम तबाह हो चुका है। उस मंदिर के बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट रहता है, उस मंदिर के पीछे एक प्रीस्ट रहता है, और उसका बच्चा अब स्कूल जाता है। उसका बच्चा स्कूल जाता है, उसके पास में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, शूज है, उसने सॉक्स पहने हुए हैं, बैग है, और वो स्कूल से आता है, अपना बैग जो है वो फेंकता है बेड पे, एक मैट्रेस जो वहां पर लगी हुई होती है उस पे। और ये चीज देखकर कहीं ना कहीं अनीस जंग को रियलाइज होता है कि किस तरीके से 30 साल बाद आज इस प्रीस्ट के बच्चे की कहानी कुछ और है। एक कहानी जो उन्होंने सुनी थी उस बच्चे की, जो प्रीस्ट का बेटा था और फिर मंदिर में ये मन्नत मांगता था कि उसे जूते मिल जाएं, चप्पल मिल जाएं। आज प्रीस्ट के बेटे की कहानी कुछ और है। एक ऐसा ही इंसिडेंट उन्हें और याद आता है, जिसके अंदर वो ये देखती है कि एक बच्चा भगवान से प्रे कर रहा होता है कि ये चप्पल तो आपने मुझे दे दी है, प्लीज मेक श्योर कि मैं इन चप्पल को कभी ना खोऊं। तो वो यहां पर ये बताने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो गई हैं, किस तरीके से थोड़े वक्त के अंदर चीजें एकदम से चेंज हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि प्रीस्ट का बेटा 30 साल पहले चप्पल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, बट टाइम के साथ साथ अब वो स्कूल जाता है, वो यूनिफॉर्म अफोर्ड कर सकता है, वो चप्पल अफोर्ड कर सकता है। तो कैसा लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आया है, कैसे लाइफ जो है उनकी बदल गई है। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसा चेंज जो है उन बच्चों की जिंदगी के अंदर नहीं आया जो बच्चे हमारी ऑथर के नेबरहुड में रहते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनसे उन्होंने चैप्टर की शुरुआत की है। उनका साथी, अनीस जंग का साथी जो है, उन ब्रैक पिकर्स के साथ में अनीस जंग को लेकर जाता है सीमापुरी। सीमापुरी वही जगह है जहां पर ये बच्चे रहते हैं। ये सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहां ये बच्चे रहते हैं, और ये सिचुएटेड है दिल्ली के पेरीफेरी पे, दैट इज दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे। दिल्ली कैपिटल ऑफ द कंट्री। कहते हैं दिल्ली जो है, जो इतनी डेवलप्ड है, दिल्ली जिसके अंदर आपको हर रंग देखने को मिलेगा, ये सीमापुरी दिल्ली का हिस्सा होकर भी उससे मीलों दूर है। और वो इस चीज को जस्टिफाई करती है कब? वो इसे जस्टिफाई करती है ये बताकर कि यहां पर जो रहते हैं ये लोग बेघर लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आ गए थे 1971 में। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, जिससे बांग्लादेश बना था। पहले बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था, एंड देन उसके बाद में 1971 में इंडिया ने उसे लिबरल करने के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, एंड दैट्स हाउ बांग्लादेश फॉर्म हुआ। इस दौरान जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उन्होंने अपना रूल जो है वो लगाया था, और बहुत बुरी तरीके से वहां पे लीडर्स को ट्रीट किया गया था। और उस दौरान जब उन लोगों ने जंग छेड़ने की बात की थी, तब कुछ 80 लाख लोग थे जो कि हमारे देश के अंदर एंटर हुए थे। बहुत सारी फैमिलीज जो थी जो हमारे देश के अंदर एंटर हुई थी, और ऐसी ही फैमिलीज में से एक फैमिली थी साहिब की।
1971 में आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, उसकी पेरीफेरी पे रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। और ये लोग जो यहाँ रहते हैं, ये जब आए थे उस वक्त सीमापुरी में कुछ नहीं था, खाली था सीमापुरी एकदम, और एकदम बर्बाद था, उसके अंदर कुछ नहीं, एकदम कोई नहीं रहता था। आज वहां पर रहते हैं, वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, पर फिर भी सीमापुरी शायद गवर्नमेंट की आंखों से, डेवलपमेंट से, पैसे से, रोजगार से कोसों दूर है। वो बताती हैं कि किस तरीके से यहां पर मिट्टी के घर बनाकर, मिट्टी के घर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन, मिट्टी के घर के स्ट्रक्चर्स वो बना लेते हैं और टिन की रूफ बना लेते हैं, तारपुलिन उस पे लगा देते हैं ताकि पानी ना आए, बारिश इतनी महसूस ना हो। और ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर सीवेज का कुछ वहां पे ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो रखा है, वहां ड्रेनेज या रनिंग वाटर की तो बात नहीं हो रही है। और ऐसी सिचुएशंस में जहां बेसिक एमिनिटीज नहीं है, 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं, और वो यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनके पास कोई परमिट्स नहीं है, पर राशन कार्ड्स हैं। ये राशन कार्ड्स इसके लिए हैं क्योंकि इन राशन कार्ड्स की मदद से इन्हें ग्रेन सस्ते में मिल जाते हैं और पॉलिटिशियंस को वोट, इनका नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिससे इनके वोट्स को खरीद लिया जाता है। और इन्हें चाहिए खाना, इन राशन कार्ड्स की मदद से उन्हें खाना आसानी से मिल जाता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. जब अनीस जंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती हैं कि यार तुमने ढाका क्यों छोड़ दिया, तो कहते हैं आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है हमें। कहते हैं तुम ढाका के हो, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी भी नहीं मिल रही। कहते हैं आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है हमें, हमें खाने से मतलब है। अगर रात में हम दुखते पेट के बिना सो रहे हैं कि हमारा पेट भर गया, हमारा पेट नहीं दुख रहा है, तो शायद हम वहां रहना पसंद करेंगे बजाय उन हरे फील्ड्स में जिन्होंने हमें कोई ग्रेन नहीं दिया। ये कुछ औरतें कहती हैं जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियां पहनी हुई हैं। अब यहां पर वो कहीं ना कहीं सिर्फ खाने के लिए आए हैं, सिर्फ 2 वक्त का गुजारा करने आए हैं। एंड दैट इज वाई जहां उन्हें खाना मिलता है, जहां उन्हें रोजगार मिलता है, बस वहीं पर वो अपने टेंट्स को लगा लेते हैं। एंड दैट इज वाई वो रहते हैं ट्रांजिट होम्स में, ऐसे होम्स में जो टेम्पररी है, वो बस अभी उन्हें लगा रहे हैं, और जब उन्हें यहां से निकाल दिया जाएगा या उन्हें कहीं और कुछ मिल जाएगा, बस वो वहां चले जाएंगे। बच्चे इन्हीं ट्रांजिट होम्स में पैदा होते हैं, इन्हीं में ग्रो करते हैं और बन जाते हैं पार्टनर्स इन सर्वाइवल। यार कोई भी बच्चा चूज तो नहीं करता है कि उसके साथ अब लाइफ के अंदर क्या होगा, या वो कहाँ पैदा होगा, या किन सर्कमस्टेंसेस में पैदा होगा, पर अल्टीमेटली फैमिली हम किसे कहते हैं? जो एक साथ रहे। ये इस फैमिली का हिस्सा है नेचुरली इसी वजह से। ये एक साथ, क्योंकि इतने सारे बच्चे अपने फैमिली के अंदर, इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। और बच्चे फैमिली के अंदर अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते देख, उन्हें रैक पिकिंग करते देख, सर्वाइवल के पार्टनर बन जाते हैं। वो बच्चे भी हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये बताया, एंड देन इसके बाद में बताया कि अगर यहाँ पर इन बच्चों को सर्वाइवल का पार्टनर बनना है, दैट मीन्स इन्हें रैक पिकिंग करनी है, इन्हें रैक पिकिंग करनी है। और ये रैक पिकिंग करते रहते हैं। आपको पता है थोड़े टाइम के अंदर रैक पिकिंग इतना ज्यादा इन लोगों ने कर लिया है, ये सारे लोग रैक पिकिंग ऐसे करते हैं, इतने सालों से रेगुलरली करे जा रहे हैं कि जैसे मानो एक फाइन आर्ट बन गया है रैक पिकिंग। दिस इज समथिंग दैट यू नो दे एंजॉय, दिस इज समथिंग जिसके अंदर ये और अच्छे हो गए हैं, और साथ ही साथ ये इनका पेट भरता है। तो इनके लिए रैक पिकिंग शायद इनका सब कुछ है। गार्बेज इनके लिए सोना है। गार्बेज को यहाँ सोना बताया है कि एग्जैक्ट जो एनकैशमेंट वैल्यू सोने की होती है, गार्बेज की एनकैशमेंट वैल्यू इनके लिए वही है। ये गार्बेज इनके लिए सोने से कम नहीं है।
इतना इंपॉर्टेंस इन्होंने यहां पर दिया है। ये कहती है इट इज देयर डेली ब्रेड, गार्बेज उनका डेली ब्रेड है, रोजी है, रोजी रोटी है। इट्स अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके उनके सर के ऊपर छत है ये। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। बोला ये उनके सर की छत है, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना कर रही हो, इतनी ज्यादा परमानेंट नहीं हो, पर वो उनके सर की छत है, उनका खाना है। पर बच्चों के लिए गार्बेज और भी बहुत कुछ है। बच्चों के लिए ये एक्चुअली एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर उन्हें मजा आता है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कि रैप कर दिया है वंडर में, कि पता नहीं न जाने यहाँ क्या मिल जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार गेम बन चुका है। साहिब कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। उसकी आंखें ये कहते वक्त चमक जाती है। कहते कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है, कभी कभी मुझे 10 रुपए मिलते हैं। खुश हो जाता है वो ये कहते वक्त। और वो कहता है कि जब आप एक सिल्वर कॉइन, जो कि वो 1 रुपया है, गार्बेज में ढूंढ सकते हो, तब आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि होप होती है कि अब आपको इसके अंदर और मिलेगा, आपको और कुछ यहाँ पर मिल सकता है। और उसी होप के अंदर उन्हें नई नई चीजें वहां मिलती है जो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो नई नई चीजें ही उनके लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस है। वो गार्बेज उनके लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस है कि आज मुझे क्या मिलेगा। एंड दैट इज वाई बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ है। बच्चों के लिए ये एक ऐसा सोर्स है सरप्राइजेस का, वंडर का, एक्साइटमेंट का, जबकि इनके माँ बाप के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए ये सोर्स है सर्वाइवल का, 2 वक्त की रोटी का, खाने का। ऑलराइट, तो ऐसे ही एक सुबह की बात है, एक विंटर मॉर्निंग की बात है, जब साहिब को हमारी ऑथर देखती हैं फेंस्ड गेट के पास में। सो फेंस्ड गेट के पास में उसे देखती है और वो वहां खड़ा होता है। वो देख रहा होता है 2 लोगों को जो कि टेनिस के कपड़ों में टेनिस खेल रहे होते हैं। जैसे ही अनीस जंग वहां पास आती हैं तो यहाँ पे साहिब रिप्लाई करता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। अनीस जंग बहुत ही ज्यादा उसको सेटिस्फाइड पाती हैं वहां पे। उसे ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा कितना खुश है इस गेम को देखकर। वो कहता है मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता, मुझे बहुत मजा आता है। वो गार्ड अंकल मुझे अंदर जाने देते हैं, मैं झूले भी झूलता हूँ। कितना खुश है ना वो, उसको बहुत अच्छा लग रहा है उस क्लब के अंदर वहां जाकर। जब अंदर कोई नहीं होता, गार्ड उसे मदद करता है अंदर जाने के लिए और वो स्लाइड करता है। इट्स एक्चुअली फन फॉर हिम। साहिब ये कहते वक्त और इस गेम को देखते वक्त एक्चुअली टेनिस शूज पहने हुए है। अच्छा, अभी उसने जो कपड़े पहने हैं ऊपर से नीचे तक वो एकदम डिसकलर्ड है, एकदम फटे पुराने, एकदम कलर उनका खराब हो चुका है। पर नीचे उसने टेनिस शूज पहने हैं। ये शूज किसी तो रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिए होंगे, क्योंकि इनमें एक आध में होल होगा या कुछ। पर साहिब के लिए ये बहुत अच्छे हैं और उसे तो पता भी नहीं है कि ये टेनिस शूज हैं। जब अनीस जंग उसके जूतों को देखती है तो वो शर्मा जाता है और एक्सप्लेन करता है ये शूज किसी ने दिए हैं मुझे। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने चुराए नहीं है, किसी ने उसे दे दिए थे। ये शायद साहिब जैसे बच्चे के लिए ये शूज मिलना एक ड्रीम कम ट्रू है। इट्स लाइक जैसे उसका सपना पूरा हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली उसका वो गेम खेलना, जिस गेम को वो इतने इंटेंटली देख रहा है, वो शायद एक सपना ही रह जाएगा। अब वो मॉर्निंग में आज एक मॉर्निंग की वो बात करती हैं, और जिस मॉर्निंग की वो बात कर रही हैं उस मॉर्निंग में साहिब जो है वो जा रहा है और अनीस जंग उसे देखती है बहुत ही क्वेश्चनेबल मैनर के अंदर। तो साहिब एक्सप्लेन करता है कि अब मैं वहां काम करता हूँ। वो एक टी स्टॉल पे काम करता है, तो वो पॉइंट करता है, कहता है अब मैं वहां काम करता हूँ। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर यानी कि केतली है, और वो बताता है कि उसे 800 रुपए दिए जाते हैं। उसे 800 रुपए दिए जाते हैं, 2 वक्त का खाना दिया जाता है। एक ऐसा बच्चा जो 1-1 रुपए के लिए इतना मेहनत करता था,
जिसे 10-10 रुपए में इतनी खुशी मिल जाती थी, उसे 800 रुपए मिल रहे हैं और 2 वक्त का खाना भी तो मिल रहा है। खुश हो जाना चाहिए साहिब को, कितना खुश होगा ना वो। ये इंपॉर्टेंस पैसे की आप और मैं समझेंगे, एक छोटा बच्चा नहीं। उसकी इनोसेंस इस पैसे से कई ज्यादा कीमती है। आज जब साहिब को वो ये कहते हुए सुनती हैं कि उसे 800 रुपए मिलते हैं और 2 वक्त का खाना मिलता है, तो साहिब के फेस के ऊपर कोई खुशी नहीं है। अगर पूछा जाए कि क्या वो उस जॉब को पसंद करता है, तो शायद नहीं। उसके फेस का वो केयर फ्री लुक, वो आर्मी का जो वो सरदार बनकर घूमता था, वो जो किस तरीके से एक प्लास्टिक बैग बस डाल देता था और मस्त चलता रहता था और कहीं से भी गार्बेज पिक करके उसके अंदर डाल देता था, और वो एक्साइटमेंट की पता नहीं आज मुझे क्या मिलेगा, वो सब चला गया। परहैप्स ये कैनिस्टर बहुत भारी है, ये भारी है उस प्लास्टिक बैग से, क्योंकि आफ्टर ऑल वो प्लास्टिक बैग उसका खुद का था जिसके अंदर वो कचरा बीन कर डालता था, जबकि ये कैनिस्टर उस इंसान का है जिसकी वो टी स्टॉल है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा है, साहिब किसी और के लिए काम करता है। उसने उसका बचपन खो दिया है, हार मान गया है वो अपने सिचुएशंस के सामने, पावर्टी के सामने उसने हार मान दी है। अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसका बचपन वापस नहीं आएगा, उसकी इनोसेंस जा चुकी है। जब वो पैसे गिनेगा तो उसकी इनोसेंस चली जाएगी। ये कहानी है साहिब की जिसने अपना बचपन खो दिया हालातों के हाथों। और ऐसी ही कहानी मुकेश की भी है जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। बहुत ही जल्दी हम लेकर आएंगे पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कराने वाली हूँ, मजा आने वाला है और हम लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं, ये हमारा एजेंडा है। चैनल का हिस्सा तभी बनिएगा जब आप चाहते हैं कि आप 100% मार्क्स लेकर आए, क्योंकि बिल्कुल हम ऐसी तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, सी यू, बाय बाय।